बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 12 जुलाई है, हफ्ते का दिन है, और जिस तरह से इजराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ तखरीबी कार्रवाइयां की जा रही हैं और फिर ईरान के ऊपर एक बार फिर से जंग मुसल्लत करने की तैयारियां हो रही हैं। जिस तरह से कल मेरे व्लॉग के अंदर डिटेल्ड आपके सामने रखा कि कैसे ईरान के अंदर तेहरान में दारुल हुकूमत के अंदर एक अहम तरीन जो आर्म्ड फोर्सेस के साथ लिंक्ड एक इमारत थी, उसको टारगेट किया गया। और टारगेट करने का मकसद कुछ और नहीं था, बल्कि जो ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ है, ईरानी आर्मी चीफ को कत्ल करने की एक साजिश थी। और फिर यह ऐलान भी कर दिया गया कि ईरानी आर्मी चीफ जो है वो शहीद हो गए। लेकिन बाद में ईरान की जानिब से इसका बांडा फोड़ दिया गया और बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो ईरानी आर्मी चीफ हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर बाहर आए और उन्होंने आकर तस्दीक कर दी कि वो सही सलामत मौजूद है और ये हमला जो है वो नाकाम बनाया गया। और कैसे ये पूरे का पूरा खेल जो है वो बिगड़ा, क्योंकि जो इस वक्त इजराइल है वो अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के ऊपर दोबारा से हमले की तैयारी कर रहा है और अमेरिका को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से जो नेतन्याहू है इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है, 4 रोजा दौरे के ऊपर गए, वहां पर उसने अमेरिका को ईरान के खिलाफ, हूसियों के खिलाफ एक्टिव करने की भरपूर तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की। लेकिन अब जिस तरीके से ये कार्रवाइयां हुई और अब ईरान की जानिब से जबरदस्त किस्म का खड़ा किया गया और इजरायली जो खुफिया उनकी एजेंसी है मोसाद, उसकी ड्रोन फैक्ट्री जो वहां पर यूं कह ले कि ड्रोन बनाए जा रहे थे, और वो भी ईरान के अंदर जो है ये सारी की सारी कार्रवाइयां हो रही थी। और ये ईरान ने जिस तरह से ऑपरेशन शुरू किया और आज बाकायदा रात गए ऑपरेशन करते हुए उसी फैक्ट्री के अंदर तमाम तर ड्रोन जो है वो जब्त किए गए और जब्त करने के बाद उस फैक्ट्री को जो है वो उड़ा दिया गया। कैसे, ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब जो यमन है, यमन की जानिब से हमले तेज कर दिए गए हैं। बहर अहमर के अंदर उन्होंने अपना मुकम्मल तौर पर तसल्लुत जमाया हुआ है और फिर जो भी इजराइल की तरफ जाने वाला जहाज है, चाहे वो अमेरिका का हो, बरतानिया का हो, जिस तरह से उन्होंने इस समंदर को ही जो जहाजों का कब्रिस्तान बना के रख दिया, ये सबके सामने है। अब जो यमन की जानिब से समुद्री जहाजों पर मिसाइलों की बारिश की गई है और अमेरिका को जिसको बुलाने की, जिसको मदद के लिए पुकारने की कोशिशें हो रही थी, अब वो वहां से भाग निकला है। कैसे ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ये बड़ी अहम तरीन स्टोरी है, ये भी आपके सामने रखना है। और फिर फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से हमलों में तेजी लाई गई है और जो फौजियों से भरी बिल्डिंग जो है उसको निशाने पे लिया गया। कैसे ये तमाम तर ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए गए, तमाम तर डिटेल्स बढ़िया हमें वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को भी आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपने ही चलाना है। पहले क्योंकि 2 चैनल्स बैन हो चुके हैं, तो अब इसकी भी रीच जो है वो कम की जा रही है। इस वजह से आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना, ताकि ये इसकी रीच जो है वो मजीद लोगों तक पहुंच सके, हमारी मजलूम बहन भाइयों तक आवाज जो है, हमारे जो मजलूम बहन भाई हैं उनके हक में बुलंद की गई आवाज दुनिया में हम भरपूर तरीके से फैला सकें। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस तरह से गुज़श्ता रोज हमने देखा कि ईरान के अंदर दारुल हुकूमत तेहरान में जो एक अहम तरीन आर्म्ड फोर्सेस से लिंक जो बिल्डिंग थी उसको निशाने पे लिया गया और जो ईरानी आर्मी चीफ है अब्दुल रहीम मूसवी, उनको शहीद करने के हवाले से इजराइल की जानिब से क्लेम भी किया गया। बाद में बताया गया कि यह गैस धमाका था, लेकिन जो ईरानी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ वो महफूज रहे और वो बाद में आकर उन्होंने पब्लिक में आकर उन्होंने बताया कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी जो ये ऑपरेशन शुरू किया गया कि कैसे ये हो सकता है, आपको याद होगा जब ईरान इजराइल जंग छिड़ी तो पहले दिन जिस तरह से ईरान के खिलाफ हमला हुआ और तकरीबी कार्रवाइयां हुई और जो इजरायली खुफिया एजेंसी की जानिब से कार्रवाई डाली गई वो पूरी दुनिया के सामने, और जबरदस्त किस्म का ऑपरेशन था। उन्होंने इनका मुकम्मल तौर पर डिफेंस सिस्टम कोलैप्स कर दिया, अंदर से मिसाइल हमले, ड्रोन जो है वो ड्रोन हमले होना शुरू हो गए, इनका एयर डिफेंस सिस्टम नाकारा हो गया। ये सब कुछ आपके सामने था। अभी रात गए जिस तरह से ईरान के जानिब से ऑपरेशन किया गया कि ये कैसे हो सकता है कि इस बिल्डिंग को निशाना बनाया जाए और हमें मालूम ना हो, तो फिर उन्होंने उस बिल्डिंग को जो कार्रवाइयों के अंदर, तेहरान के अंदर जो कार्रवाई में मुलविस थे, उन्होंने ऑपरेशन तो पहले ही शुरू किया हुआ था। कितने मतलब तकरीबन 11 लाख के करीब जो उन्होंने वहां से जो सस्पेक्ट थे उनको वहां से निकाला भी। अब उन्होंने रात भी ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के दौरान जो मोसाद की जो खुफिया एजेंसी, जो इजरायली एजेंसी है, फैक्ट्री जो बना रहे थे वहां पर असलहा ड्रोन्स वो बना रहे थे, उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की और ईरान की इंटेलिजेंस ने तेहरान के अंदर
इसराइल की मोसाद के ज़ेरे इंतजाम ड्रोन बनाने की जो दूसरी खुफिया तनसीब है उसका पर्दाफाश किया, और हुक्काम का कहना है कि मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में भी लिया गया और हाईटेक ड्रोन्स के अज्जा का जखीरा जब्त करने के बाद उस पूरे के पूरे बिल्डिंग वो जो था उसको उड़ा कर रख दिया गया। और ये खबर सामने आई, ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस डिस्कवर एंड अदर मोसाद ड्रोन फैक्ट्री इन तेहरान के अंदर ये कार्रवाई अमल में लाते हुए उन्होंने ये ऑपरेशन लॉन्च किया और एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल की। अब वो जो तमाम तर ड्रोन्स वहां पर बनाए जा रहे थे, ईरान तो वैसे भी ईरान के ड्रोन्स बड़े मशहूर ड्रोन्स हैं, कामिकाज़ ड्रोन जो कि रशिया जो है वो भी इस्तेमाल कर रहा था और उसने बड़ी कामयाबियां भी समेटी। अब जो इजरायली ड्रोन्स हैं उनकी भी वो तमाम तर जो कहने के साख्त और जो उनके अहम तरीन अज्जा है वो भी उनके पास आ गए। तो इसका मतलब है कि वो दोबारा से उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग में करने के बाद वो एक नई शेप करने में कामयाब हो जाएंगे और इसको लेकर साइंटिफिक लैब्स के अंदर जो है वो भेज भी दिया गया है। ये मैंने कहा, ये मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जैसा कि जो होसी मिसाइल दिफा दाग रहे हैं और फिर इसराइल ने अमेरिका से यमन पर दोबारा हमले शुरू करने की अपील की है, और गजा की पट्टी पर जंग के जवाब में जो होसियों की जानिब से यमन से बैलिस्टिक मिसाइल दागने की वजह से इसराइल मायूसी में इजाफा हो रहा है। और इसराइली मायूसी के अंदर जिस तरह से वो जा रहे हैं, और 10 जुलाई को होसियों ने इसराइल पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे, सुबह फायर किए गए। पहले मिसाइल को इसराइल की सरहदों के अंदर जाकर और दूसरा रात के लॉन्च किया गया, और फिर वो इसराइल पहुंचने से पहले उसको टारगेट करने में वो कामयाब रहे। लेकिन इसके मुताबिक उन्होंने मतलब उनका कोई सायरन एक्टिवेट नहीं हुआ, हालांकि इसकी लॉन्चिंग की निशानदही भी की गई थी। लेकिन इसराइल ने अमेरिका से दरख्वास्त की कि वो यमन में होशियों के खिलाफ अपने हमलों की तजदीद करे, और होशियों ने बहिरा अहमर तक इसराइल की रसाई को नुमाया तौर पर मुतासर किया है, जहां सरानी के अखराजात में इजाफा और बंदरगाहों की बंदिश और इक्तसादी चैलेंजेस को जन्म दे दिया है, क्योंकि समंदर के अंदर जहाजों का कब्रिस्तान बना दिया गया। जो भी जहाज उस तरफ जा रहा होता है उसको टारगेट किया जाता है, उसको तबाह कर दिया जाता है, मिसाइल दागे जाते हैं। तो ये पूरे का पूरा मंजरनामा वहां पर बदलते हुए दिखाई दिया, और जो यमनी होशियों की जानिब से जो भी वहां पर जा रहे मिसाइलों की बारिश की गई, और जो भी जहाज वहां पर थे वो भागने पर मजबूर हो। अमेरिका जो कि पहले उनके साथ एक जंग बंदी के हवाले से डील कर चुका है, अब उसकी जानिब से कहा गया कि हम इस जंग के अंदर नहीं जाएंगे, हाँ, जब तक हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जितनी उन्होंने बमबारी की, जितना उन्होंने यमन के ऊपर हमले किए, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये पूरे का पूरा मंजरनामा यहां पर तब्दील हुआ, और हमने देखा कि जिस तरीके से जो अमेरिका स्टेप बैक हुआ, और उसने क्योंकि उनके जो जंगी बहरी बेड़े हैं वो टारगेट हो गए, तो उनको मालूम है कि ये एक छोटा सा अरब मुल्क, एक गरीब अरब मुल्क, हमने तबाही वहां पर मचाने के बावजूद वो पीछे नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि उल्टा हमें ही नुकसान होगा। तो उन्होंने स्टेप बैक होने में ही आफियत जानी। लेकिन अभी जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर गालिब, उन्होंने कहा कि जिस तरह सद्दाम के साथ जंग के दौरान जो रहबर मुआज़्ज़म इमाम अली खामनाई जो हैं वो ज़ाती तौर पर ऑपरेशनल हेडक्वार्टर में मौजूद थे, इसराइली हमले के चंद घंटे बाद इमाम खामनाई मुसल्ला अफवाज को रैली निकालने में कामयाब हो गए, और उन्हें इनके इब्तदाई दिन के सदमे की हालत से बाहर निकालने में कामयाब हुए। और ये मतलब जो हमला हुआ था वो लीडरशिप जो है वो सदमे में चली गई। कैसे? तो फिर जो आयतुल्लाह अली खामनाई उन्होंने किरदार अदा किया, बकौल ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिब की जानिब से जो बताया गया, उसने कहा कि वो उनकी ज़हनसाजी करने में, उनको दोबारा से ट्रैक पर लाने में, नई लीडरशिप तैनात करने में वो कामयाब हुए। और उसी दिन ईरान को शदीद सदमे का सामना भी था, लेकिन इसराइल पर 150 मिसाइलों के साथ फिर हमला किया गया, और फिर उससे बढ़कर एक हमला करने में हम कामयाब हुए। तो ये पूरे का पूरा मंजरनामा है। अभी जो होसी बुहिरा अहमर में मजबूती से अपनी पकड़ जमाए हुए, और फिर अमेरिका जंग बंदी का एहतराम करेगा जब तक कि किया जाए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से जो उनके सीनियर ओहदेदार का हवाला देते हुए यह रिपोर्ट किया गया, और अमेरिका ने तस्दीक की है कि वो बुहरे अहमर में जंग बंदी की पाबंदी करेगा जब तक कि इसके जहाज को निशाना नहीं बनाया जाता। लहजे में तब्दीली का इशारा जो है वो दिया जा रहा है, क्योंकि होसी कुव्वतों ने खित्ते में बैनुल अक़वामी सतह पर दबाव बरकरार रखने की कोशिश की है, और हालिया महीनों में कमजोर क्योंकि कम बहरी अफवाज के पास यमनियों के बढ़ते हुए जदीद तरीन हथियारों का मुकाबला करने की सलाहियत है, क्योंकि बहुत सी कम फौजें जो कि इनका मुकाबला कर सकती हैं। तो अब ये पूरे का पूरा सिनेरियो बदल रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जो इस वक्त सीरिया है वो दोबारा से अंडर अटैक है। खबर क्या है? मल्टीपल एक्सप्लोजन्स अकर्ड एट अ वेपन स्टोरेज फैसिलिटी इन द रूरल एरिया ऑफ जबली, नॉर्थ वेस्ट सीरिया।
جو نارتھ ویسٹ سیریا ہے شام کے اندر جبلے کے علاقہ میں جو دیہاتی علاقہ وہاں پر جو اسٹوریج فیسلٹی ہے ویپنس کے حوالے سے ہتھیاروں کے ان کا جو ذخیرہ تھا اس کو تباہ کیا گیا ہے اور نیومرس ایکسپلوژنز اینڈ فائرز ہیو بین reported in Zama, Syria, where Brigade 107 is established. ان کی جو 107ویں برگیڈ ہے شامی فوج کی وہ وہاں پر موجود ہے اور اس کے ذخیرے کو جہاں پر ان کا اسلحہ کا ذخیرہ ہے اس کو وہاں پر تباہ کر دیا گیا ہے. تو ابھی اور جائیں جا کے ہاتھ میں لائیں. یہ وہی ہے نا آپ بڑے اس کو اپنا ایک دوست بنانے کی اور اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں تو اب جو مزہ لیں کیونکہ وہ تو کسی کا سگا ہے نہیں اور اسی وجہ سے یہ جو جولانی ہے اس نے ہاتھ بڑھایا اور شام سے پابندیاں اٹھوائیں اور پھر وہ اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کے ساتھ ساتھ اس کو تسلیم کرنے کی خبریں جو ہے وہ بھی سامنے آئیں. تو اس نے پورے کے پورے سینیریو کو کھول کے سامنے رکھ دیا کہ کیسے غداری جو ہے وہ گلے پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. لیکن ابھی جو ہیوی کلیشز رپورٹڈ ان خان یونس صدرن غزہ میں خان یونس کے علاقے میں کلیشز کی خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں جس میں فلسطینی مزاحمت کے جو جانب سے وہاں پر جو ایمرجنسی ان کے ریسکیو ٹیمز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. پہلے حملہ کرتے ہوئے جو ان کے جوان ہیں ایک پوری کی پوری بلڈنگ جو تھی اس کو نشانے پہ لیا گیا کیونکہ جہاں پر ان کے یونٹ کے فوجی موجود تھے اس بلڈنگ کو ٹارگٹ کیا گیا ایک ڈیٹونیٹو مواد کے ساتھ اور وہاں پر ایمبوش لگا کر جو ہے وہ ہٹ کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں ان کے فوجی جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اس کے بعد جو ان کی ایمرجنسی ریسکیو ٹیم ہے وہ وہاں پر پہنچی ایویکویشن کے لیے جو ان کے جو ہلاک اور پھر جو زخمی لوگ تھے ان کو نکالنے کے لیے لیکن ان کے اوپر بھی حملہ ہوا. ابھی اس حوالے سے خبر جو سامنے آ رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جو یورپی یونین ہے اس کی جانب سے کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے اوپر پابندیوں کا اس وقت اعلان کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پولیٹیکو اخبار جو وہ رپورٹ کر رہا ہے اس نے بتایا کہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے غزہ میں اگر یہ نہیں رکتی اور اس کو مزید ایسکیلیٹ کیا جاتا ہے تو یورپی یونین جو ہے ان کے اوپر پابندیوں کا اطلاق کرے گی. ابھی جو ایک ایسے اقدام ہے جس نے عرب اور مسلم کمیونٹیز میں یکساں جو غم و غصے کی لہر کو بھی جنم دیا ہے اور تیونس کے حسن چلغومی جو ایک عالم ہے انہوں نے مسلم اماموں کے ایک گروپ کے اسرائیل کے پہلے ہی متنازع دورے کے دوران اسرائیلی وزیر موشے اربیل کا ہاتھ چومنے کی کوشش کی. یہ ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے اور یہ ان کا مکروہ چہرہ جو ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ رہا ہے. لیکن ابھی اسرائیلی وزیر دفاع کا خیال ہے کہ وہ غزہ کو نقشے سے مٹھا سکتے ہیں لیکن غزہ ہمیشہ ملبے سے اٹھتا ہے پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور حملے جو ہے وہ ان کے پہلے سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. ابھی جو اسرائیل کی جانب سے غزہ پر ایک تسلط کا نیا منصوبہ جو ہے وہ سامنے آیا اور غزہ سے اسرائیل کا نام نہاد انخلا دراصل زمین پر تسلط ہے جس میں لاکھوں فلسطینیوں کے گھر والے علاقوں کا کنٹرول جو ہے وہ حاصل کرنا ہے. ٹارگیٹڈ زون چپٹا اور بھاڑ سے متصل غزہ کے 40% حصے پر محیط ہے اور مستقل تسلط کا باعث بھی بن سکتا ہے. اور اسرائیل کے تازہ ترین نقشے کے مطابق مجوزہ جو بفر زون ہے جنگ بندی اور تخفیف اسلحہ کے لیے تجارت کرتا ہے. غزہ کو اس کی ایک تہائی اراضی چھین لے گا بشمول جس میں مشرقی دیر البلا کا 3% ہے 8% البوریج ہے 10% غزہ شہر ہے کا اور پھر بیت اللہ 45% 85% رفح بیت حنون اور 100% غزہ کا علاقہ ہے. تو یہ ان کے پوری کی پوری پلاننگ کو جو ہے وہ انویل کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور یہاں پر اگر اسی طرح سے معاملات چلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حالات کنٹرول سے باہر ہوں گے اور ان کو ڈیل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ بن جائے گا. یہاں پر ابھی بھی وقت ہے کہ یہ جو امت ہے وہ کم از کم اتحاد کا جو ہے وہ ایک کرے پلان تاکہ جو ایک زبردستی کا تسلط ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے. یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.